दोस्तों, समाजवादी आईएएस के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संस्कृत विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक है समास। आज हम समास के बारे में अध्ययन करेंगे कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न समास से पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे समास के बारे में। देखिए, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि संक्षेपीकरण को ही समास कहते हैं। क्या कहा जा सकता है कि संक्षेपीकरण को ही समास कहते हैं। हम यह भी कह सकते हैं दूसरी बात, हम समास की परिभाषा के तौर पे देखेंगे। यदि परिभाषा के तौर पे हम देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि अनेक पदों को मिलाकर एक हो जाना क्या कहलाता है? तो समास कहलाता है। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि अनेक पदों को, जो छोटे छोटे पद होते हैं, पद अर्थात शब्द होते हैं, उन शब्दों को मिलाकर एक हो जाना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक, इतनी बातें हो गई। जैसे हम संस्कृत में हम देखेंगे कि जैसे में संस्कृत में देखेंगे कि क्या है, दशरथस्य पुत्र। अब इसका हम यदि समास बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? दशरथ पुत्र। उसके बाद से हम बात करेंगे इसके बाद कि समास के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उसको देख लेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे समास के अंतर्गत देखिए, समास के मुख्य बिंदु हैं। मुख्य बिंदु जिसको हमको समझना है, क्या है मुख्य बिंदु? पहला है, इसमें आता है समस्त पद और या इसे हम बोलते हैं समासिक पद। दूसरे का नाम है समस्त पद या समासिक पद, दूसरे का नाम है समास विग्रह। और तीसरे का क्या नाम है? समास का नाम। देखिए, यही
तीन चीजें परीक्षा में पूछी जाती हैं, या तो छोटे छोटे पद दिया छोटे छोटे कई पद दिए रहते हैं और उनसे पूछ लिया जाता है कि इसका समासिक पद क्या हो जाए, यानी समास इसका क्या हो जाए। तो पहला चीज हम जो परीक्षा में क्या पूछ सकता है, समासिक पद पूछ सकता है, या तो समासिक पद दिया रहेगा और दूसरी चीज हमसे क्या पूछेगा, समास विग्रह क्या होता है। ठीक, तो समास विग्रह पूछ सकता है, और नहीं तो कोई समासिक पद दिया रहेगा या समास विग्रह दिया होगा और उससे पूछ सकता है कि समास कौन सा समास है। ठीक, तो समास का भेद हम पढ़ेंगे तो समास का भेद जब पढ़ेंगे उसके बाद हमको पूरी जानकारी हो जाएगी, उसके आधार पर हम बता पाएंगे कि ये किस समास का भाग है, यानी ये जो समासिक पद है या समास विग्रह है वो किस समास के अंतर्गत आएगा। ठीक ना, इतनी बातें हम जब समास के भेद पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। तो इसको हम पहले सीरियल नंबर से देख लेते हैं। समास पद क्या होता है, समासिक विग्रह क्या होता है, फिर समास का नाम, यानी समास के नाम का मतलब कि समास के भेद जब जान जाएंगे, समास का भेद हमें जब पूरी तरह से पता हो जाएगा तो हम समास का नाम भी बता सकते हैं। ठीक, इतनी बातें कंफर्म हो गई, तो आइए हम आगे बात करेंगे। देखिए इसका हम देख सकते हैं संक्षिप्त नाम होता है शॉर्टकट में, इसे हम संक्षेपीकरण को ही समास कह सकते हैं। लेकिन एक सुटेबल परिभाषा के तौर पे हम देखें तो परिभाषा में है कि अनेक पदों को मिलाकर एक हो जाना ही क्या होता है, समास कहलाता है। जैसे में दशरथस्य पुत्र, अब इसका हम ये समास विग्रह है, इसका एक समास बनेगा तो दशरथ पुत्र हो जाएगा। और समास के मुख्य बिंदु हैं जिसको पहले समझना है, जिसके आधार होते हैं। पहला होता है समासिक पद, ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है, या समास विग्रह या समास का नाम, इसी तीन चीजों से प्रश्न बन जाता है। ठीक, तो हम बात करेंगे अब आगे के नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समस्त पद या समासिक पद। क्या चीज, समस्त पद या समासिक पद। समस्त पद या समासिक पद के बारे में हम ये कह सकते हैं कि समस्त पद या समासिक पद के बारे में हम ये कहेंगे कि समास होने पर, क्या चीज, समास होने पर जो शब्द बनता है, उसे ही समस्त पद कहते हैं, उसे ही समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं, यानी जो छोटे छोटे पदों के द्वारा जो शब्द बनता है, एक शब्द, उसे हम क्या कहते हैं, समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। ठीक ना, अब हम बात कर लेंगे जैसे में क्या है, जैसे में चंद्रशेखर है, जैसे में चंद्रशेखर, उसके बाद से त्रिभुवनम, ये शब्द क्या है, ये हमारे समासिक पद हैं। ठीक ना, या समस्त पद कह सकते हैं। इसके बाद से हम बात करेंगे, इसमें देखिए, इसमें एक चीज और समझ लीजिए कि समास में बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि समास में सामान्यतः दो पद होते हैं। समास में सामान्यतः कितने पद होते हैं, तो दो पद होते हैं।
पहले का नाम होता है पूर्व पद, और दूसरे का नाम होता है उत्तर पद। यानी पूर्व पद होता है पहला, यानी समस्त पद में पूर्व पूर्व में आने वाले शब्द को हम पूर्व पद कहते हैं। और दूसरा होता है उत्तर पद। दूसरा हमारा क्या होता है? उत्तर पद। उत्तर पद की बात करें तो समस्त पद में बाद वाला पद यहाँ पे पहले है, पद में पहले आने वाले शब्द। देखिए पहले यहाँ पे लिखे हैं, पहले आने वाले शब्द को पूर्व पद कहते हैं। और समस्त पद में बाद में आने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। क्या कहते हैं? आने वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। आने वाले शब्द को उत्तर पद कहते हैं। जैसे कि हम बात कर लें तो उपनदन ये हमारा समस्त पद है। और यहाँ पे उप हमारा क्या हो जाएगा? पूर्व पद हो जाएगा। और नदन क्या हो जाएगा? उत्तर पद हो जाएगा। तो इतनी बातें हम देख लेंगे कि समास में समास होने पर जो शब्द बनता है, उसे ही क्या बोलते हैं? उसे ही हम समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। ठीक, जैसे में चंद्रशेखर त्रिभुवनम। फिर दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है समास में सामान्यतः दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं, जिसमें पहला पद का नाम होता है पूर्व पद और उसके बाद से दूसरे पद का नाम होता है उत्तर पद। पूर्व पद क्या होता है? तो समस्त पद में पहले आने वाला शब्द है, पहले आने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? तो पूर्व पद कहते हैं। और उत्तर पद समस्त पद में बाद में आने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? तो उत्तर पद कहते हैं। जैसे में उपनदन एक समस्त पद है। उपनदन में हम देखा जाए तो उप जो है पूर्व पद है, ये उप जो है पूर्व पद है। और उसके बाद से नदन जो है उत्तर पद है। ठीक, इतनी बातें कंफर्म हो गई। अब हम बात करेंगे समास विग्रह की। इसकी बात करेंगे तो समास विग्रह की देखिए, बात करेंगे हम समास विग्रह की तो देखिए हम कह सकते हैं कि समास किए हुए पद, अर्थात इसको क्या बोलते हैं हम? समस्त पद। समास किए हुए पद के अर्थ को, समस्त पद के अर्थ को बताने के लिए
समास किए हुए पद समस्त पद के समस्त पद के अर्थ को बताने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग किया जाता है, जिस वाक्य का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समास विग्रह कहते हैं। जिस वाक्य का प्रयोग किया जाता है उसे विग्रह कहते हैं। यदि हम दूसरी भाषा में इसको समझेंगे तो देखिए, या यहाँ पे हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में इस समास, देखिए इसे समास वृत्ति भी कह सकते हैं। समस्त पद को समास वृत्ति के अर्थ को बताने के लिए जिस कथन का प्रयोग किया जाता है, समास वृत्ति के समास वृत्ति के अर्थ का बोध कराने के लिए, देखिए यहाँ से सेंटेंस ऐसे हम बना लेंगे, समास वृत्ति के अर्थ का बोध कराने के लिए जो वाक्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे समास विग्रह कहते हैं। देखिए कहने का क्या मतलब है कि समास वृत्ति जो समस्त पद है उसको हम समास वृत्ति के बाद समास वृत्ति भी कह सकते हैं। यानी समास वृत्ति के अर्थ का बोध कराने के लिए जो वाक्य समास वृत्ति के अर्थ का बोध कराने के लिए जो वाक्य होता है, जो वाक्य प्रयोग में लाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। ठीक ना, समास विग्रह कहते हैं। जो वाक्य यहाँ पे लिख लेंगे, जो वाक्य प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। ठीक, इतनी बातें कंफर्म हो गई। अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे कि जैसे हम करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे पीताम्बर। यदि पीताम्बर दिया है और पीताम्बरम दिया है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पीतम अंबरम यस्य स, पीतम अंबरम यस्य स, इसका क्या हो जाएगा? ये समास विग्रह हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये समस्त पद हो जाएगा। ठीक, तो इतनी बातें समझ में आ गई कि समास किए हुए पद यानी समस्त पद के अर्थ को बताने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग किया जाता है वो क्या हो जाता है? तो वही समास विग्रह होता है। तो समास विग्रह क्या हो जाएगा हमारा? यही समास विग्रह है। जैसे पीताम्बर का क्या है कि पीतम अंबरम यस्य स। ठीक, इतनी बातें हम देख लिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि समास विग्रह
के बारे में थोड़ा सा और है बात है। तो समास विग्रह समास विग्रह के दो भेद होते हैं, ठीक। उसमें होता है एक पहला क्या होता है लौकिक विग्रह, और दूसरा क्या होता है अलौकिक अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह। तो समास विग्रह के दो भेद होते हैं, पहले का नाम है लौकिक विग्रह और दूसरे का नाम है अलौकिक विग्रह, ठीक। इतनी बातें हम देख लिए कि समास के बारे में, एग्जाम्पल, समास की परिभाषा, समास विग्रह की परिभाषा, समास के एग्जाम्पल, और समास के दो भेद होते हैं लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। अब हम बात करेंगे इसके भेद के बारे में थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो लौकिक विग्रह क्या होता है पहले देख लेंगे। कि लौकिक भाषा में प्रचलित शब्दों के समूह को यहाँ पे कह सकते हैं लौकिक भाषा में प्रचलित शब्दों के समूह को लौकिक विग्रह कहते हैं। और या इसे हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि दूसरी भाषा में कह सकते हैं या कि लोट यानी जो लोट है, लोट के समझने लायक विग्रह को लौकिक विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं लौकिक विग्रह कहते हैं। यानी जिसको सभी लोग, एक जैसे कहावत लोकोक्ति होती है कि लोगों द्वारा कही गई बात है, उसी तरह ये लौकिक विग्रह है। ऐसा विग्रह करना हमें कि सभी लोगों को वो चीज समझ में आ जाए, ठीक। वो क्या हो जाए, वो क्या होता है लौकिक विग्रह होता है, ठीक। उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे अलौकिक विग्रह की। देखिए यहाँ पे जैसे में देख लीजिए, हम अभी बताए थे एक एग्जाम्पल, उसी को ले लीजिए कि दशरथस्य पुत्र, यानी इसका क्या हो जाए दशरथ पुत्र। तो हम देखिए ये समान रूप में है, ये समझ में आ जा रहा है, लेकिन अलौकिक विग्रह में हम क्या देखेंगे कि प्रत्यय का उल्लेख करके, देखिए इसकी परिभाषा है कि प्रत्यय का उल्लेख करके विग्रह
देखिए प्रत्यय का यूज करके, यानी प्रत्यय का विग्रह उल्लेख करके विग्रह, जो कि प्रत्यय का उल्लेख करके विग्रह जो कि लौकिक भाषा में प्रचलित नहीं है, जो कि लौकिक भाषा में प्रचलित नहीं है, उसे अलौकिक विग्रह कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे अलौकिक विग्रह कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि ऐसा समास विग्रह जो आसानी से समझ में न आ सके, अर्थात कहने का मतलब कि जो लोगों के भाषा के अनुसार न होकर उसमें व्याकरण का ज्यादा समावेश होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसमें व्याकरण के तौर पे उसे प्रत्यय का सर्वाधिक समावेश होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अलौकिक विग्रह कहते हैं। जैसे में हम यदि दशरथ पुत्रों को, यदि इसी को हमको लिखना है, दशरथ पुत्र पुत्र का समास विग्रह करना है अलौकिक भाषा में, तो लिखेंगे कि दशरथ नस पुत्र शु। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये नस जो प्रत्यय का यूज हुआ है, तो यानी जिसमें प्रत्यय का समावेश हो जाता है, जो एक साधारण शब्दों में न होकर एक प्रत्यय से संबंध हो जाता है, ऐसे हम समासित पद में क्या बोलते हैं? ऐसे विग्रह को क्या बोलते हैं? हम अलौकिक विग्रह कहते हैं। ठीक, इतनी बातें कंफर्म हो जाए। अब हम तीसरा चीज बात कर लेंगे। देखिए हमने समास पद के बारे में देख लिया और समास विग्रह के बारे में। अब हम समास के नाम या उसके भेद के बारे में जानेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं। देखिए हम बात करेंगे समास के प्रकार। दूसरी बात, या समास के प्रकार या भेद, और नहीं, एक बात और ये हम यहाँ पे कहेंगे समास का नाम, या यहाँ पे कह सकते हैं कि समास का नाम। यही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए